एपिसोड 7 की शुरुआत में हिजू 20 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट को याद करती है। जब वो ईना और उसके भाई के साथ अम्यूजमेंट पार्क देखने जा रही थी तो वहाँ से लौटते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेफ हो गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे चुप रहने के लिए फोर्स किया, जो वो नहीं करना चाहती थी। पर उसने अपनी मॉम के लिए ये किया और बात करना कम्प्लीटली छोड़ दिया। पर इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से प्यार और केयर नहीं मिला। तभी तो साउन हिजू को ढूंढ लेता है, जिसे देखते हुए हिजू अपने मन में कहती है कि तब भी एक साउन ही था जिसने मुझे नोटिस किया, मेरी केयर की, बिना बोले मुझे बचाया। उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, पर मैं क्यों नहीं बता पा रही कि मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ। सीन कट होता है हॉस्पिटल में। हिजू को होश आने के बाद साउन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था तो हिजू उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मत जाओ, जिसमें साउन रोते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर साउन के डैड के पास खबर पहुंच जाती है कि ट्रिप के दौरान साउन के टीम में से कोई एक पहाड़ से नीचे गिर गया था, पर जैसा मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा। तो इस इंसिडेंट को साउन के डैड अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने का डिसाइड करते हैं। इधर हिजू के दूसरे चेकअप शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो तो यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने साउन के सामने बात की, पर क्या उसे पता नहीं चला होगा कि मैं ही 406 हूँ। कॉल के दौरान उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा था, तो फिर अभी उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके आगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसीलिए नहीं कहा, पर घर जाते ही कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं थमा देगा। ये सब वो इमेजिन करने लगती है। तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है। इधर दोजे साउन को बताता है कि वहाँ की जितनी भी फुटेज मिली उसमें तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा, लेकिन जहाँ से इंटरप्रेटर हिजू गिरी उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। साउन कहता है अभी पुलिस को हिजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिपोर्ट करने जाऊंगा, तब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। दोजे पूछते हैं पर उस किडनैपर ने इंटरप्रेटर हिजू पे हमला क्यों किया। साउन कहता है उसका निशाना जरूर मैं था, पर शायद उनका निशाना मिस हो गया। दोजे उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो उन्हें हिजू की लोकेशन पे मिली थी। तो दोजे उसे बताता है कि इस फोन में RCS नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को हैक किया जा सकता है। शायद इसी के जरिए किडनैपर वहाँ पहुंच गया था। इसके साथ ही दोजे बताता है कि अगर हमने उसी के कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। तो साउन उसे इस पे काम शुरू करने के लिए कहता है। वो हिजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद हिजू को अपने रूम में लाया जाता है, जहाँ साउन को देखकर तो वो एकदम चुपचाप बैठी थी। साउन कहता है क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। हिजू उसकी ओर देखती है तो उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। तो हिजू उसे बताने जा रही थी, पर साउन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बात कर सकती हो, ये मैं पहले से जानता था। जो सुन हिजू सरप्राइज होती तो साउन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में बताया, शायद उसी ने तुम्हें धक्का दिया था, पर फिर उसी ने मेरी तुम्हें ढूंढने में हेल्प की। इसीलिए मैं सोच रहा था कि 406 को मैं माफ करूँ या उसे पकड़ के पुलिस में दे दूं। जो सुन हिजू थोड़ा घबराने लगती है और उसे सच बता नहीं जा रही थी, पर साउन उसे रोकता है, कहता है कि अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए सिर्फ रेस्ट करो, तुमसे बहुत कुछ पूछना है पर अभी नहीं, तुम आराम करो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। ये बोलकर उसे एक नया फोन देकर चला जाता है। हिजू अपना बैकपैक चेक करती तो उसमें अभी भी किडनैपर वाला फोन था ही। तो वो कहती है क्या उसने ये नहीं देखा। तो हिजू अब तक इस फोन के जरिए साउन से जो सब कहा था वो सब याद करती है। देन अपने आप से कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, लेकिन इसी फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। इधर साउन के डैड प्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करते हुए, कि मेरे बेटे के ट्रिप पे जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था, जो मेरे बेटे को हर्ट करने के इरादे से हुआ है। अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है। साउन के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो साउन आकर सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि हम कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बेक के स्टेटमेंट की, तो उसका भी जवाब मैं कल दूंगा। सब लोग ध्यान रखना, इंटरप्रेटर हिजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए और वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है। इधर ईना हिजू की मॉम से मिलती है, जो ईना से कहती है कि अब वापस क्यों आई हो मेरी बेटी की जगह लेने, लेकिन अब वो तुम नहीं कर पाओगी। ईना कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं हिजू की हेल्प करने आई हूँ। क्या वो साउन की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। हिजू की मॉम कहती है क्या मतलब। ईना कहती है आपको तो पता ही है, आप ही ने तो शादी के पहले मुझे वो भेजा था, जिससे 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले ईना को एक पार्सल आया था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। ईना कहती है आप ही ने मुझे वो भेजा था ना, ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं। पर हिजू की मॉम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब उस पार्सल में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउन के डैड ने जैसा सोचा था, इन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, पर तभी साउन आ जाता है, कहता कि किसकी परमिशन से आपने वो स्टेटमेंट दी, ये सब यहीं रोक दीजिए, वरना कल मेरे रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहिएगा। जोसन मिस्टर बेक तक उस समय कहते हैं कि भूलना मत कि तुम्हें यह नाम किसने दिया, बेक चांगो का ग्रैंडसन, बेक उयोंग का बेटा, इस टाइटल की बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ साउन की मॉम उसे बता रही थी कि उनके बेटे को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इन फ्लैशबैक्स का क्या सीक्रेट है ये हमें आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउन कहता है कि क्या कभी मैंने ये नाम मांगा था, मैं ये टाइटल कभी नहीं चाहता था। मिस्टर बेक पूछते हैं कि कौन गिरा था पहाड़ी से। साउन कहता है हिजू। जोसन मिस्टर बेक को समझ आता है कि हिजू ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है। जोसन वो गुस्से में पूछते हैं कि तुमने उसे हायर क्यों किया। साउन कहता है क्यों आपको बुरा लगा कि आपसे पहले हिजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बनी। ये बोलकर चला जाता है। इधर सांगो एक और बार यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है। मिसिंग बच्चों के केस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्होंने पता लगा लिया था कि वो मेंशन जहाँ सांगो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था वो किसी जोंग जिनसोक नाम के आदमी के नाम पे था, इसीलिए एक टीम उसके बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और सांगो अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से पूछ रहा था उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। इधर साउन हॉस्पिटल आते हुए हिजू के कपड़े, डेली यूज के सामान और उसके लिए फ्रूट्स ले आता है, साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। हिजू कहती क्या तुम भी यहीं सोने वाले हो। साउन कहता है हाँ, फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना, कल रात भी तो हम साथ ही सोए थे। ये
बोलकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने जाता है। हिजू सोच में होती कि कल ये कहाँ सोया होगा। तभी साउन उसे शावर लेने बाथरूम बुलाता है तो वो अपने आप से कहने लगती है कि क्या ये साथ में नहाने वाला है। पर साउन तो बड़े प्यार से उसके हेयर वॉश कर देता है, जो देख हिजू बहुत खुश होती है। साउन उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। हिजू पूछती है तुम अचानक मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। साउन कहता है मोस्टली हस्बैंड्स अपनी वाइफ की केयर करते ही है ना, पर मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। देन उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चेंज करने जाता है तो चेंज करके वो हिजू की ओर आ रहा था, जो देखकर हिजू की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साउन उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। देन वो थोड़ी दूर पे सोफे पे सोने जाता है। कुछ देर बाद हिजू उठती है तो देखती है साउन सोफे पर नहीं है, तो उसे कॉल करती है पर साउन मैसेज कर देता है तुम सो जाओ, मैं किसी के कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो हिजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बन के कॉल करती है। साउन कहता है मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था, पता है तुमने कॉल किया ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। हिजू इसका रीजन पूछती है तो साउन बताता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं हिजू को ढूंढ पाया। हिजू कहती है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साउन कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें भी जानता हूँ, तुम अपने लेट 20s में और एक लड़की हो। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। साउन पूछता है क्या तुम ब्यूटीफुल हो। हिजू कहती है तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। साउन तो उससे फ्लर्ट करने ही लग जाता है, कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी, इसीलिए तुमसे बात करना मुझे और अच्छा लगता है, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स टेंशंस भूल जाता हूँ। हिजू कहती है तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर साउन तो लगा हुआ था फ्लर्ट करने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। हिजू कहती है पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहता है। पर साउन तो लगा ही हुआ था। हिजू चिढ़ते हुए कहती कि कर क्या रहे हो तुम, क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारी वाइफ है। साउन कहता है वो तो अभी सो रही है। जो सुन हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। साउन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में उस असली किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ मुझ पर हिजू पे हुए अटैक्स में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो हिजू उसे उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है, यही कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। वो हकलाकर बात करता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अकेला नहीं है, उसका एक और साथी है। ये बात हिजू को तब समझ आई जब किडनैपर हिजू के डैड को ले गया था। तब हिजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो अगले दिन साउन अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है, जिसमें उसने क्लैरिफाई किया था कि इस इंसिडेंट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्तों से धमकियां मिल रही थी। हिजू के बताए डिस्क्रिप्शन से किडनैपर का एक स्केच बनवाया था, बस उसकी आंखें और फेस के साथ। वहीं उस किडनैपर के सारे डिटेल्स भी उसने बता दिए थे, जो हिजू ने उसे कल बताए थे, जिसके साथ ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। साउन खुद रिपोर्ट लिखाने चाहता है, पर कहीं भी वो हिजू का नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था मीडिया वाले कैसे और इंटरनेट की पब्लिक की तो क्या ही कहने, इसीलिए वो कहीं पे भी हिजू का नाम नहीं लेता। पर फिर भी ये पूरे देश में ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। मिस्टर बेक तो साउन पे बहुत गुस्सा करते हैं ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। साउन की मॉम पूछती है कि आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है। साउन कहता है उसे ये तक पता है कि हिजू मेरी वाइफ है, जो बात हम दोनों के फैमिलीज के अलावा और किसी को पता नहीं है, वो सब कुछ वो जानता है। मॉम कहती है हमारी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर बेक पूछते हैं कि फिर तुमने हिजू को अपने साथ क्यों रखा। साउन कहता है क्योंकि मेरे साथ मेरे सामने रहकर वो सबसे सेफ रहती, पता नहीं उसे हमारी फैमिली के बारे में और क्या क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स हैं। इधर वो किडनैपर न्यूज में अपना स्केच देखकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने हिजू को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ, हमारा टारगेट तो साउन था, फिर तुमने हिजू को मारने की कोशिश क्यों की। पार्टनर कहता है क्योंकि मैं साउन को अपने सबसे करीबी इंसान को खोने का एहसास फील कराना चाहता हूँ। किडनैपर को हिजू के पास से अपना फोन वापस लाने के लिए कहता है। इधर हिजू ये सारी न्यूज देख रही थी, तभी उसे किडनैपर कॉल करता है, जो वो नहीं उठाती तो वो मैसेज करता है कि क्या तुमने साउन को मेरे बारे में बताया, पर मैंने तुम्हें पहाड़ से धक्का नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो इसीलिए मेरा फोन वापस कर दो। अपने रूम का दरवाजा ओपन करना, मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ। जो देखकर हिजू भाग कर जाती है, अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, पर तभी कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर हिजू तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, पर तभी उसे बाहर से साउन की आवाज आती है। तो दरवाजा ओपन होता है, वो साउन था। हिजू तो घबरा कर उसे गले लगा लेती है। देन साउन उसे सुलाने आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गई थी। हिजू पूछती है सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। साउन लाइट्स ऑफ करता है, कहता है आराम से सो जाओ, पर हिजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है। साउन कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो वो उसके साइड में ही सो जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी, आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ। तो दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद हिजू उठती है तो वो किडनैपर वाला फोन लेकर बाहर जाती है। साउन उसे जाते हुए देखता है, क्योंकि वो जगह ही हुआ था। टेरेस पे आकर हिजू साउन को कॉल करती है और उसे कहती है मैंने न्यूज देखी, पर तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया। उसकी जो भी सजा हो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और ये फोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हारे काम आ सकता है उस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं ये फोन तुम्हें देने आ रही हूँ। तो साउन के पास जाते हुए वो बहुत कुछ सोचने लगती है कि पता नहीं ये सच जानकर साउन कैसा रिएक्ट करेगा, उसे मुझ पे गुस्सा आएगा, वो मुझसे नाराज होगा, पता नहीं और क्या क्या सोच लेती है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है वहाँ साउन नहीं था, तो वो साउन को कॉल करती है, पूछती है कि तुम हो कहाँ। साउन उसे एक एड्रेस पे आने के लिए कहता है, जो कि वही अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ हिजू 20 साल पहले गई थी। तो साउन उसे बताते जाता है उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। हिजू एक मैरी गो राउंड के पास आती है तो उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। हिजू फिर कॉल करके पूछती है वो है कहाँ, और उससे पहले साउन उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। इससे हिजू को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। देन अगेन कॉल करती है, पूछती है कहाँ है। तो साउन उसे सामने वाले टावर के ऊपर आने के लिए कहता है। हिजू ऊपर आ जाते हैं, उसे पूछती है कि वो है कहाँ और ये कर क्या रहे हो। साउन कहता है मैं बस तुम्हें रिलैक्स्ड फील कराना चाहता हूँ, कि मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा था। हिजू कहती है इतना भी एक्साइट मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटेड हो गए। साउन कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। हिजू कहती नहीं मुझे अपनी चिंता है तुम्हारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। तभी साउन उसके पीछे से आता है, कहता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारे
मारा। मैंने कहा था ना अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। जो नीजू शॉकिंगली पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। साउन फोन उठाता है, उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। नीजू पूछती है तुम सब जानते थे? कब से? पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की? साउन कहता है तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करूं, तुम ही बताओ तुमसे प्यार कैसे ना करूं। जो नीजू काफी इमोशनल होती है तो साउन उसके आंसू पोंछता है, उसे किस करता है। तो इसी इंटेंस किस के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।